अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद जवाद ज़फ़र, certified chartered accountant, and it's been more than 15 years I am involved in teaching of business and accounting related subjects. तो दोस्तों हमने जो सीरीज़ शुरू की थी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था यूट्यूब चैनल के थ्रू और ये उसी सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है और इसमें हम फर्दर डिटेल की तरफ जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखने के हवाले से। और जैसा कि पिछले लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि ये लेक्चर सीरीज़ उन लोगों के लिए है जिन्होंने बिजनेस स्टडीज़ या अकाउंटिंग को स्पेशली बेशक एज अ सब्जेक्ट ना पढ़ा हो, बट स्टिल वो अकाउंटिंग के बेसिक्स को एज अ लर्निंग सीख सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए सीख सकते हैं, अपनी बजटिंग के लिए सीख सकते हैं, अपने टैक्स के मैटर्स को देखने के लिए या बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए सीख सकते हैं, या अपने बेसिक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए भी यहाँ से जो है अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर सकते हैं। तो लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले अगर मैं क्विकली रिकैप करूँ तो लेक्चर 1 के अंदर हमने अकाउंटिंग को एज अ सब्जेक्ट समझा था कि ये होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया था और व्हाई बिजनेस इज फोर्स्ड एंड व्हाई अकाउंटिंग इज पिवटल कि बिजनेस में इसको रिकॉर्ड करना होता है और हर बिजनेस को, बेशक वो छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा बिजनेस हो, वहाँ पे एक क्वालिफाइड और प्रोफेशनल अकाउंटेंट की हमेशा से ज़रूरत होती है। तो इसकी आउटलाइन को डिस्कस करने से पहले अगर प्रीवियस जो लेक्चर 1 हमारा यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसको ज़रूर देखिए और फिर लेक्चर 2 पे आइए। उसमें हमने अकाउंटिंग की बेसिक्स को डिस्कस किया, व्हाई अकाउंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, अकाउंटिंग की टाइप्स को डिस्कस किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, अकाउंटिंग की एंड प्रोडक्ट जो बेसिक्स होती हैं वो क्या होती हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का हमने कॉन्सेप्ट लिया और कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कहलाए जाते हैं उनको डिस्कस किया। अपॉलॉजीज, जिसके अंदर हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट किया था ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के नाम से, वगैरह वगैरह। तो उसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में इंशाल्लाह हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा मजीद डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे। देन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि अकाउंटिंग को अगर मैं क्विकली रिकैप करूं तो हमने कहा था अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ना सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं बल्कि उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं और फिर समरी की बेसिस पे एनालिसिस करते हैं फॉर द फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, अपने बिजनेस की या पर्सनल लाइफ की, दोनों में ये इम्प्लीमेंट होता है। तो इसी में हम फिर रिकॉर्डिंग को देखेंगे फर्स्ट स्टेप को, फिर रिकॉर्डिंग के अंदर कौन कौन सी बेसिक रिपोर्ट्स या फॉर्मेट्स कॉमनली आप सुनते होंगे, अगर आपने कभी भी अकाउंटिंग से रिलेटेड किसी पर्सन से उसकी रिकॉर्डिंग के रेफरेंस से कोई भी डिस्कशन हुई हो तो कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको, जैसे हर फील्ड की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, मेडिकल की कुछ अपनी होती हैं, इंजीनियरिंग की कुछ अपनी होती हैं, लॉ की स्टडीज़ की कुछ अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। सेम इज़ द केस अकाउंटिंग की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं बेसिक, उनको हम डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर जर्नल है, फिर जर्नल लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, और देन हम कुछ डबल एंट्री अकाउंटिंग की बात करेंगे और एंड पे हम कंक्लूड करेंगे। हमारा ये ब्रीफ सेशन होगा, सिंपल बेसिक से लेके चलेंगे बट स्टेप बाय स्टेप हम इंशाल्लाह इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ को। सो स्टार्टिंग विद द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बात की कि अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में हमने कहा था ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनको मॉनिटरी वैल्यू में आप मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल कोट की थी, मैं अगर उसी को कोट करूं, फॉर एग्जांपल आई बॉट दिस पेन फॉर ₹20 फॉर एग्जांपल, तो आप इस पेन को, इस पेन की परचेज एक ट्रांजैक्शन है और इसको मॉनिटरी वैल्यू असाइन कर सकते हो दैट यू पेड ₹20 टू बाय दिस, सो दिस पेन हैज अ मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ₹20, तो दिस इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग हमेशा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसको हम मॉनिटरी वैल्यू असाइन नहीं कर पाते, पैसों के अलावा में भी कोई ट्रांजैक्शन आपके पास आ गई हो, तो शायद अकाउंटिंग उसको रिकॉर्ड ना कर सके। तो इसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल में जब हम जाते हैं तो नॉर्मली हमारे पास 4 to 5 to 6 टाइप्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं ब्रॉडली स्पीकिंग। 4 टाइप्स की अगर पहले ब्रीफली बात करूं तो उसके अंदर एक इनकम्स होती हैं, जिसको आप रेवेन्यू का वर्ड भी आपने सुना होगा बिजनेस टर्मिनोलॉजी के अंदर। तो इनकम्स या रेवेन्यू हम कहते हैं जो किसी बिजनेस की मेन इनफ्लोज होती हैं, कोर इनफ्लोज होती हैं। फॉर एग्जांपल एक आइसक्रीम प्रोडक्शन कंपनी है जो आइसक्रीम बनाती है और बेचती है, तो आइसक्रीम बना के बेचने से जो उसको इनफ्लो होती है इसको हम रेवेन्यू बोलते हैं।
और अगर उस आइसक्रीम कंपनी को कोई अदर इनफ्लोज भी होती हैं, फॉर एग्जांपल उसके बैंक में पैसे पड़े हैं और वहां से प्रॉफिट मिलता है, तो प्रॉफिट इज इनकम, बट ये उसका कोर बिजनेस नहीं है। कोर बिजनेस इज प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ आइसक्रीम। सो कोर बिजनेस से जो इनफ्लोज होंगी, जो पैसा आएगा, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। और अदर देन कोर बिजनेस अगर कोई इनफ्लोज होंगी तो उसे हम अदर इनकम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसी तरह से आइसक्रीम कंपनी की एक एक्स्ट्रा बिल्डिंग पड़ी थी, उन्होंने रेंट पे लगा दी, तो जो रेंटल इनकम है, दिस इज अदर इनकम, नॉट रेवेन्यू। लेकिन अगर आप उस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो जिसका बिजनेस ही रियल एस्टेट है, तो वहां पे जो रेंटल इनकम रियल एस्टेट बिजनेस के लिए होगी, अगर वो रेंट पे बिल्डिंग देता है, तो उसके लिए वो रेवेन्यू कंसिडर होगी। फिर इनकम के अलावा दूसरी कैटेगरी एक्सपेंसेस होती है। जब भी बिजनेस कोई आउटफ्लो करता है टू गेट एनी बेनिफिट और एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विस, तो हम उसे एक्सपेंस बोलते हैं, खर्चा हो गया जिसे आसान अल्फाज में हम कहते हैं। इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? ये भी आउटफ्लोज होती हैं, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फ्यूचर के रिटर्न्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लैंड परचेज की, आपने पैसे पे किए, दिस इज आउटफ्लो, बट उस लैंड से आप फ्यूचर में या तो उसको बेच के पैसे कमाओगे, प्रॉफिट अर्न करोगे, या मे बी बिल्डिंग बना के रेंटल इनकम अर्न करो, तो सो दिस इज इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसी तरह अगर हमने थर्ड पार्टी से कोई अमाउंट बोरो की हुई है जिनको हमने वापस पे बैक करना है, उन्हें लोन्स बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम फिफ्थ पे बजाएं, तो अगर ओनर जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करता है, तो उसे बिजनेस या अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर कैपिटल बोलते हैं कि ये ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। और अगर ओनर कोई चीज बिजनेस से निकाल के ले जाता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये टोटल बेसिक पे अगर हम बात करूं तो 6 तरह की ट्रांजेक्शन्स आपको मिलेंगी। इनकम्स, एक्सपेंसेस, देन इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, देन बोरिंग्स, देन कैपिटल, ड्राइंग्स, एसेट एंड लाइबिलिटी भी हम बात करेंगे लेटर ऑन। अच्छा, अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब भी कोई होती है, तो अकाउंटिंग ने क्या करना होता है? उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई भी करना होता है, उसको रिकॉर्ड भी करना होता है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन कंपनी की परफॉर्मेंस एंड पोजीशन को इफेक्ट करने की एबिलिटी रखती है। फॉर एग्जांपल, आपने सेल की, तो सेल करने की वजह से आपको रेवेन्यू इंक्रीज हुए, कैश इंक्रीज हुआ, सेल इंक्रीज हुई, तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। परफॉर्मेंस में कुछ प्लस माइनस होगा ना। इसी तरह से अगर आपने एक्सपेंस किया, तो परफॉर्मेंस के अंदर कुछ प्लस माइनस होगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस के लिए एक चेयर परचेज की, तो अब आपके एसेट्स के अंदर इंक्रीज हो गया, तो ये आपके बिजनेस की पोजीशन के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं कि टोटल बिजनेस की वर्थ क्या है, एसेट्स क्या है। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है, वो ट्रांजेक्शन बिजनेस की पोजीशन को या बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उसको इफेक्ट करती है, तो इस इम्पैक्ट को अकाउंटिंग ने रिकॉर्ड करना होता है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग जब होती है, तो रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम बोलते हैं जर्नल्स, या इसको एक और वर्ड भी इसके लिए यूज होता है, एक और टर्मिनोलॉजी भी, और वो होती है कि डबल एंट्री कर लें जी, आप इसकी रिकॉर्ड कर लें जी। तो जर्नल भी यूज होता है और डबल एंट्री रिकॉर्डिंग भी यूज होता है। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है इसको रिकॉर्ड करने का। जैसे हर स्टडीज के अंदर किसी उस स्टडी से रिलेटेड कुछ थ्योरीज होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो अकाउंटिंग के अंदर एक बहुत फंडामेंटल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आसान से आसान अकाउंटिंग बेसिक लेवल से आप स्टेप 1 से शुरू करें तो वहां से स्टार्ट होता है, और एडवांस से एडवांस अकाउंटिंग पे चले जाएं तो उसमें भी ये स्टेप जो है, ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उसे बोलते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग। हम इसको डिटेल से भी इंशाल्लाह देखेंगे। सिंपल ये था कि पिछले लेक्चर में भी हमने इसका फ्लेवर लिया था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हमने ड्यूअल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना होता है। वन इज डेबिट, सेकंड इज क्रेडिट। जैसे मैंने कहा पेन परचेज किया, मैंने यही एग्जांपल शायद दी थी, तो एक पेन आपके पास एसेट आपका बना, इंक्रीज हुआ, और एक आपने कैश पे कर दिया तो कैश डिक्रीज हुआ विद द सेम अमाउंट, 20 रुपीज कम हो गए कैश से, बट 20 का एक पेन आपके पोजीशन के अंदर, आपके एसेट्स के अंदर ऐड हो गया। तो एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। जो एसिड रिड्यूस हो रहा है उसकी नेचर क्रेडिट की है उस फैक्ट की, और जो एसिड इंक्रीज हो रहा है पेन, इसकी नेचर डेबिट की है। तो ये इक्वल इन अमाउंट होते हैं, तो इसीलिए जो है वो डबल एंट्री में कहा जाता है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल रहेंगे। तो हमें ये देखना होता है जब भी कोई ट्रांजेक्शन हुई कि कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। जैसे यहाँ पे हमने कहा एक एसिड का अकाउंट पेन एसिड है या सप्लाईज है, ठीक है, या चेयर है जैसे नॉन करंट एसिड है जिसको हम फिक्स एसिड भी बोलते हैं या लॉन्ग टर्म एसिड भी बोलते हैं, और दूसरी तरफ कैश एसेट है। तो ये दो अकाउंट आइडेंटिफाई करना है, फिर कौन सा इंक्रीज हुआ कौन सा डिक्रीज हुआ इफेक्ट उसके ऊपर, वो आइडेंटिफाई करना है, डेट के साथ इसको रिकॉर्ड करना है। अच्छा, अब जर्नल एंट्रीज जब हो गई, फर्स्ट स्टेप में डेबिट और क्रेडिट हमने रिकॉर्ड कर दिया है, तो अब बहुत सारी सेल्स होंगी, मल्टीपल टाइम सेल हो रही होंगी, कभी कैश आ रहा होगा, कभी चेक मिलेगा या बैंक अकाउंट में क्रेडिट आएगा डायरेक्टली, तो फिर हम उसकी समरी बनाते हैं।
तो ये जो समरी होती है ना, ये इसको बोलते हैं समराइजेशन करने वाला स्टेप के अंदर जर्नल लेजर एक फर्स्ट स्टेप होता है। पहले जर्नल जे वाला था, एंट्रीज जिसमें ड्यूल एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं। अब उन ड्यूल एंट्रीज को समराइज करते हैं हम, एक सेंट्रल रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, एक सेंट्रल अकाउंट कि फॉर एग्जांपल कैश है तो जब जब इंक्रीज होगा उसका डेबिट इफेक्ट लेते रहे, और जब जब कैश डिक्रीज हुआ, कम हुआ, क्रेडिट इफेक्ट। तो नेट क्या बचा? नेट मेरे पास कैश फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज थे मॉर्निंग जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और दिन में मैंने 5 खर्चे किए 10 रुपीज के, और 3 मेरे पास सेल्स हुई 5 रुपीज की, तो 15 ऐड हुए, और 5 मैंने एक्सपेंसेस किए थे 10 के, तो 50 कम हुए, तो नेट शेल एंड पे मेरे पास 65 बचा। दिस इज समरी। तो ये समरी ये है कि अकाउंट के अंदर जितनी इनफ्लोज हुई और जितनी आउटफ्लोज हुई, नेट ऑफ क्या बैलेंस बचा। ये थ्रू जनरल लेजर होता है जी, और इसको हम इंशाल्लाह एग्जांपल्स के साथ डिटेल से भी देखेंगे। देन जितने लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस बचते हैं, नेट जो भी बचा डेबिट और क्रेडिट, उनको हम लिस्ट डाउन करते हैं, और मेन वही 6 चीजें जैसे मैंने आपसे बात की थी, इनकम्स, एक्सपेंसेस, सारे एसेट्स, नंबर ऑफ एसेट्स हो सकती हैं, सारी लाइबिलिटीज, कैपिटल, ड्राइंग्स। तो उसको हम जब टोटल करते हैं सारे डेबिट और क्रेडिट को, तो ये इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट में हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हुए इक्वल अमाउंट किसी ने किसी अकाउंट को डेबिट किया और किसी कैश को या किसी अकाउंट को क्रेडिट किया, तो वही इफेक्ट समराइज हुआ, वही इफेक्ट लिस्ट डाउन हुआ, तो नेट शेल वही इफेक्ट जो है हमेशा इक्वल रहता है। तो टोटल डेबिट्स आर कंपेयर टू टोटल क्रेडिट्स। अगर ये कहीं पे टोटल ट्रायल का डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, इट मींस देयर इज सम एरर। आपने कोई एक साइड या तो रॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया है, मे बी डेबिट की या क्रेडिट भूल गए हो, या मे बी दोनों दफा डेबिट कर दिया या दोनों दफा क्रेडिट कर दिया, या एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया है उसका अपोजिट सेम अमाउंट का एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया, या कम और ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तभी आपका टोटल इक्वल नहीं होगा, अदरवाइज ये हमेशा इक्वल रहेगा। अच्छा, इसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होती हैं? जैसे अभी हमने बात की, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एंट्रीज होती हैं बिजनेस के अंदर। मे बी आप अकाउंटिंग मंथ एंड पे आप मंथ के अकाउंट्स बना रहे हो, तो मंथ एंड पे हो सकता है आपके पूरे मंथ में थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज हो। तो जब आपने ट्रायल बनाया उस वक्त पता चला कि कोई डिफरेंस आ गया, तो अब 1000 एंट्रीज में 1 बाय 1 चेक करना भी किया जा सकता है, बट टाइम टेकिंग है, तो एडजस्टिंग एंट्रीज भी यूज होती हैं। या इसके अलावा अगर आप कहते हो कि यार कुछ मैंने पेमेंट्स ऐसी कर दी हैं जो इस पीरियड से रिलेटेड नहीं है, या कुछ एडवांस मेरे पास आ गया है, तो उसकी दूसरी साइड पे अगर सेल्स के अगेंस्ट एडवांस आया है तो हमने स्टॉक भी देना है ना, सॉरी। तो अगर स्टॉक नहीं दिया तो इट मींस हमारी एक साइड जो है वो या तो इफेक्ट हो अनइफेक्टेड रह गई है, या एक साइड पे इफेक्ट रिकॉर्ड हुआ है और दूसरी मिस रह गई है। इस चीज को भी कंसिडर करना है। तो इसलिए एक्रूअल्स या प्री पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट आता है। इन दोनों को भी हम इंशाल्लाह आगे डिटेल से देखेंगे। इन शॉर्ट जो है वो ये है कि कोई ऐसा एक्सपेंस जो आपके ऊपर आपने पे करना है, आपके ऊपर अभी आ गया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3 मंथ्स तक बिल्डिंग यूज कर ली, रेंट पे नहीं किया, you have used the building, now you have to pay the rent, this is liability. In fact you borrowed the building but you did not pay the corresponding liability, corresponding जो भी उसका हेड था उसको इफेक्ट नहीं किया। तो अब वो एडजस्टमेंट भी एक रूल्स के थ्रू होती हैं, या एरर्स वगैरह आ जाएं तो वो एरर्स भी एडजस्टिंग एंट्रीज के थ्रू होती हैं। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आगे पूरा एक 15 to 20 मिनट्स का लेक्चर करेंगे, तो फिर आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी जस्ट आप फ्लेवर ले लें कि अगर ट्रायल हमारा रिकनसाइल ना हो तो हमें एडजस्टिंग एंट्रीज की हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो दिस शुड बी इन बैक ऑफ आवर माइंड। इसके बाद वंस अगेन ये सारा इफेक्ट हमने देखे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई की, देन उनको रिकॉर्ड किया, देन रिकॉर्डिंग के बाद समरी बनाई, फिर समरी को हमने लिस्ट डाउन किया ट्रायल बैलेंस के थ्रू, समरी बनाई जर्नल लेजर के थ्रू, देन ट्रायल के थ्रू लिस्ट डाउन करके उसका टोटल देखा कि इक्वल है। इक्वल होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने देखा था 2 बड़ी प्रीमियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में होता है टोटल इनकम्स और एक्सपेंसेस नेट ऑफ होके, तो क्या खोया क्या पाया, यानी प्रॉफिट और लॉस निकलता है वहां से। और बैलेंस शीट में होता है कि बिजनेस के ऊपर, बिजनेस के पास असासे कितने हैं, एसेट्स कितने हैं, और बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटीज पेएबल्स कितने हैं, बोरो कितने किए हुए हैं जिनके पैसे देने हैं, तो वो लाइबिलिटीज होंगी। फिर साथ ही हो जाता है कि ओनर ने इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है, और अगर ओनर ने कोई प्रॉफिट्स विड्रॉ किए हैं या इन्वेस्टमेंट वापस निकाली है तो उसका हिसाब। तो ये जो एसेट, लाइबिलिटीज, ओनर की इन्वेस्टमेंट और ओनर के विड्रॉल्स, ये 4 चीजें रिकॉर्ड होती हैं बैलेंस शीट में, और इनकम और एक्सपेंसेस ये 2 चीजें रिकॉर्ड होती हैं इनकम स्टेटमेंट में।
और इनकम और एक्सपेंसेस का जो नेट इफेक्ट होता है प्रॉफिट या लॉस, वो भी अल्टीमेटली बैलेंस शीट में आता है। तो इसलिए बैलेंस शीट पूरे बिजनेस के टोटल असासों का मजमुआ भी हम उसे कह सकते हैं, टोटल भी कह सकते हैं, और उसके के अंदर इनकम और एक्सपेंस का नेट इफेक्ट आता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। जिस डेट की हम बैलेंस शीट बनाते हैं उस दिन के उस टाइम के सारे असासे बैलेंस शीट में इकट्ठे नजर आ जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये वैल्यूएबल इनपुट देती हैं फॉर द फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। आज के सेशन को फ्रेंड्स यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। और आज जो हमने सीखने की कोशिश की वो ये की कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमें मजीद थोड़ी सी डिटेल से समझ आ जाएं। फिर ये जो पूरा रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ड्यूअली एस्पेक्ट से हमने रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्रीज के थ्रू। फिर जर्नल एंट्रीज को हम समराइज करेंगे एक सेंट्रल रिपोजिटरी में जिसको हमने जर्नल लेजर बोला था। एक अकाउंट के सारे डेबिट क्रेडिट उसमें डाल के उसकी समरी, उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे कि क्या बना क्या बचा, और उस बेसिस पे फिर ट्रायल बनेगा और ट्रायल बन के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनेगी। और ये सारी फटीक हम क्यों लेते हैं, ये सारी एफर्ट इसलिए की जाती है कि हमें बिजनेस के अफेयर्स, बिजनेस की परफॉर्मेंस हमारे सामने आ जाए, बिजनेस के पास जो असासे हैं वो आ जाएं और बिजनेस के जिम्मे जो वाजबात हैं वो आ जाएं, सो दैट हम फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग इनकी बेसिस के ऊपर कर सकें। तो इन कॉन्सेप्ट को आप मजीद भी प्लीज देखें किसी भी बेसिक बुक से। और आज के सेशन का हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। We thank you so very much for watching the video and your time. Please leave your questions and comments in the comment section, and do not forget to subscribe our channel, like the video if you like it, and give your comments that are always appreciable. Thank you so very much. Allah Hafiz.